वोल्टर स्कॉट कहते हैं टू द टिमिड एंड हेजिटेटिंग एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट सीम्स सो। टिमिड यानी कि एक घबराया हुआ डरा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है सारी चीज़ों के बारे में। ऐसे व्यक्ति को सारी चीज़ें इम्पॉसिबल ही लगेगी क्योंकि इस व्यक्ति का एटीट्यूड ही ऐसा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो एक हेजिटेशन है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये बड़ा क्राइम है, एक बहुत बड़ा पाप अगर कोई है तो दैट इज हेजिटेशन, कि चीज़ों को करने से पहले ही डर कर बैठ जाना, हिचकिचाना। आई एम नॉट सेइंग कि बी वेरी ब्लंट, लेकिन एक जहाँ पर जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए, और वो चीज़ करने में अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं तो दैट इज़ ए क्राइम दैट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। आज 12 अगस्त 2021 है, दिन है थर्सडे। डियर फ्रेंड्स, अब आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ज्वाइन बटन। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके आप स्टडी आईक्यू के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और आपको लॉयल्टी बैजेस भी मिलेंगे। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने लॉयल्टी बैजेस एक्वायर किए हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग दिस स्मॉल अमाउंट, और वो जब भी कमेंट करते हैं तो उनकी कमेंट जो है वो दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करती है क्योंकि उनके पास ये कलरफुल बैजेस होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो गेट देम। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का पहला आर्टिकल जो है ये पायोनियर न्यूज़पेपर का है और इट्स अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जूलियो रिबेरो साहब की जो एक किताब है बुलेट फॉर बुलेट, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो कुछ सालों पहले उस किताब को मैंने पढ़ा था और उस किताब में मैंने एक पूरा एक बदलाव है वो देखा कि जो पहले के समय में कैसी चीज़ें थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी, तो उस टाइम पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी क्लीन पॉलिटिशियंस थे, यानी कि क्रिमिनल्स और ये इस प्रकार के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। और पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस टाइम के जो क्रिमिनल्स होते थे उनसे एक दूरी बनाए रखते थे, उनके साथ कभी भी बातचीत करना या फिर उनके साथ उठना बैठना ये सारी चीज़ें होती ही नहीं थी। फिर थोड़ा और वक्त आगे बढ़ा, कुछ दशकों के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि पॉलिटिशियंस अपनी इमेज को क्लीन रखते थे और सारे जो ऐसे बुरे काम हैं वो क्रिमिनल्स के द्वारा करवाए जाते थे। तो क्रिमिनल्स जो थे एक प्रकार के पॉलिटिशियंस के डेप्यूटीज बन गए। वो उनके आदेश का पालन करते थे, उनके सामने कभी उनके खिलाफ कभी नहीं जाते थे। ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर कुछ समय के बाद ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता चला कि ये सारा जो बुरा काम है, गंदा काम है, वो खुद करते हैं, ये सारे रिस्क वो उठाते हैं और फाइनली उनको पॉलिटिशियंस जो हैं उनको सारे जवाब देने पड़ते हैं, या फिर पॉलिटिशियन जो है वो उनके फाइनल बॉस हैं। तो क्यों ना क्राइम भी वो करें और सत्ता भी उनके पास रहे। तो फिर एक और बदलाव आया और फिर ऐसे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आने लगे और इलेक्ट भी होने लगे। और आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे एमपीज़ और बहुत सारे अलग अलग राज्यों के एमएलएज जो हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के क्राइम या फिर क्राइम के केसेस जो हैं वो मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। एक चीज़ और ये भी है कि बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, क्लीन पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या फिर गलत फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं और फिर आपको प्रूव करना होता है। आपके ऊपर अगर कोई केस होता है तो आपको प्रूव करना है कि आप बेगुनाह हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक लंबे समय तक चलती रहती है। और क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि जजेस की बहुत सारी शॉर्टेज हैं, 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो ओवरऑल हमारी जुडिशरी में पेंडिंग हैं। तो ये केसेस लंबे समय तक चलते रहते हैं और बेसिकली एक क्लीन पॉलिटिशियन या फिर एक स्ट्रॉन्ग दावेदार जो हैं तो उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए फेक केसेस भी किए जाते हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हाल ही में 2 बड़े
जजमेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, दो अलग अलग सेपरेट जजमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो इसी इश्यू के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. The surest way to keep people facing serious criminal cases from entering the legislature at the center or in the states is to disqualify them from contesting elections. स्टेटमेंट यह कहता है कि अगर हमें ऐसे क्रिमिनल्स को या फिर पॉलिटिक्स को हमें क्लीन करना है, तो ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, आई एम नॉट सेइंग पेटी क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर रेप के केसेस हैं, किसी के ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, किसी के ऊपर अपहरण के केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिशियंस के ऊपर, और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सारे केसेस एक साथ चल रहे हैं. तो ऐसे सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले जो लोग हैं उनको क्वालिफाई ही ना किया जाए, मीन्स वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें. ऐसी सिचुएशन, ऐसा एक रूल जो है वो हमारे देश में होना चाहिए. लेकिन क्या ये रूल भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करेगा? द आंसर इज नो. आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्ट. मैं यहाँ पर नेगेटिव होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी. होता क्या है कि अगर कोई एक एमपी या फिर एमएलए हैं जिसका नाम मिस्टर एक्स है, और एक्स के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो एक्स क्या करेंगे, अपनी जो वाइफ हैं उनको अपनी जगह पर, क्योंकि उनकी वाइफ के ऊपर तो कोई केसेस नहीं चल रहे हैं और पूरी जनता को पता है कि एक्स जीते या फिर वाई जीते, पावर जो है वो एक्स के पास ही रहेगा, तो वाई को फील्ड किया जाता है, उनको पार्टी की टिकट मिल जाएगी, और एक्स जो हैं अपने पैसे और पावर के बलबूते पर वाई को इलेक्शन जिता देगा, और इनडायरेक्टली सत्ता जो है वो एक्स के पास ही रहेगी. तो इनको रोक देने से ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम ये पूरी में से एक आप कानून लेकर आए और ये क्रिमिनल्स जो हैं वो इतने इजीली पॉलिटिक्स को छोड़कर चले जाए. दैट इज़ इमेच्योर थिंकिंग. ऐसा नहीं होगा. आप कितने भी लॉज बना लें, आप कितने भी कानून बना लें, ये बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक लोगों का टेस्ट चेंज नहीं होगा. अगर ये बात हमें पसंद है या फिर नहीं पसंद है, ये बात एक रियलिटी है कि हमें, व्हेन आई एम सेइंग हमें, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पब्लिक इन जनरल, हमें ऐसे क्रिमिनल्स, हमें ऐसे बाहुबली, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही पसंद हैं. अगर हमें ये लोग पसंद नहीं होते, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को हम हर बार इलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं? बार बार इस प्रकार के क्रिमिनल्स जो हैं वो इलेक्ट भी हो जाते हैं, मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं. तो ये एक रियलिटी है जो हमें चेंज करनी होगी, और मुझे लगता है कि ये लोगों का टेस्ट तब चेंज होगा जब लोगों के अंदर एजुकेशन आएगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट डिग्रीज, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियल एजुकेशन. जब हम प्रश्न पूछने की आज़ादी देंगे, एक छोटा सा बच्चा जो होता है घर में और वो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पेरेंट्स जो हैं उसको डांट कर बोल देते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न नहीं. तभी से उसकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार की जाती है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे. क्लासरूम में भी यही होता है कि किसी को डाउट है और किसी ने प्रश्न पूछा और बाकी के लोग जो हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं. उसके बाद वो बच्चा तय कर लेता है कि कितना भी डाउट क्यों ना हो, मैं ट्यूशन्स में चला जाऊंगा लेकिन क्लास में खड़ा होकर कभी भी प्रश्न नहीं पूछूंगा. ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और जब कुछ गलत चीज़ होती है तो हम कभी प्रश्न नहीं पूछते. एनीवे, तो ये जो दो सेपरेट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसमें ये जो क्रिमिनलाइजेशन का इश्यू है इसको डायरेक्टली हैंडल नहीं किया गया है. एक जजमेंट ये कहता है कि अगर राज्य सरकार को किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस विड्रॉ करना है तो आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी. सेकंड जो जजमेंट है वो ये कहता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यक्ति को फील्ड करती है या फिर उनको टिकट देती है, तो उनके जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको 48 आवर्स के अंदर पब्लिक डोमेन में रख देनी है. ऐसा नहीं कि नॉमिनेशन के 2 हफ्ते पहले आप रखें. जब भी आपने किसी व्यक्ति को फील्ड किया और उस व्यक्ति को आपने टिकट दी और उसके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं, तो 48 आवर्स के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच जानी चाहिए. अब ये दोनों के दोनों जो स्टेप्स हैं वो लगते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, लेजिट हैं, लेकिन मुझे, जैसे हमने अभी डिस्कशन की, मुझे इसको लेकर भी थोड़ा डाउट है.
The first order stumps the attempt to the Uttar Pradesh government to erase the crime slate of some legislature by withdrawing all cases against them. उत्तर प्रदेश में कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ की सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, तो ये सारे केसेस जो हैं वो हटा दिए जाएं. दूसरा जो ऑर्डर है ये 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है. बीजेपी, कांग्रेस, CPIM और इसके अलावा अलग अलग पार्टीज़ हैं. तो ये जो पार्टीज़ हैं उन्होंने टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन जो है 2020 बिहार इलेक्शन में प्रोवाइड नहीं की थी, तो ये एक प्रकार का कंटेम्प्ट है. तो ये दोनों चीज़ों को लेकर कोर्ट ने 2 अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं. अब आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो 2018 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूराई ने ये डेटा दिया था कि हमारे देश में 2556 MLAs हैं और MPs हैं जिनके खिलाफ 22 अलग अलग राज्यों में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. और अगर आप पुराने लेजिस्लेटर्स को इसमें ऐड करें तो 4442 ऐसा MPs और MLAs है जिनके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार के सीरियस क्रिमिनल केसेस जो हैं वो चल रहे हैं. सबसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो एक बड़ा राज्य भी है और बहुत सारे MPs और बहुत सारे MLAs यहाँ पर हैं, तो नेचुरली इनका आंकड़ा ज़्यादा है. इसके अलावा बिहार है, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी या फिर कोई भी ऐसा राज्य होगा जिसमें आपको इस प्रकार के पॉलिटिशियंस देखने को ना मिले. जैसे इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हम बात कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि सबसे बुरी बात तो ये है कि ये केसेस जो हैं वो दशकों तक चलते रहते हैं. पंजाब में एक केस जो है वो पिछले लगभग 40 सालों से 39 ईयर्स है ये केस चल रहा है. उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ऐसे केसेस हैं जो 1991 से चल रहे हैं और आज भी वो अपीयरेंस स्टेजेस से आगे नहीं बढ़े हैं. बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर ये केसेस हैं. If the executive does not take up issue of disqualifying or disallowing people facing serious criminal cases from contesting elections, and if Parliament does not attempt to debate and pass such a law, and the Supreme Court seeks protection under the separation of powers provisions, who exactly will bell the cat? Executives इस चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों जजमेंट्स में ये कह दिया है कि ये तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है कि हमारा काम है कि लॉ को इंटरप्रेट करना, अगर गलत चीज़ हो रही है तो न्याय देना, कानून बनाने का काम हमारा नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का है. पार्लियामेंट तो कोई काम नहीं कर रही और एग्जीक्यूटिव जो है वो इसको लेकर कोई चीज़ पार्लियामेंट में एंटर नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली तीनों पिलर्स जो हैं वो, जब भी ये टॉपिक आता है तो तीनों पिलर्स जो हैं वो इतने एक्टिव हमें नज़र नहीं आते. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री. द इम्पोर्टेंस ऑफ द बूस्टर डोज टू प्लान अहेड, द हिंदू का ये आर्टिकल है. बूस्टर डोज, व्हाट इज बूस्टर डोज? बहुत ही सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में बात करें तो आपने अगर 2 डोजेस ले लिए हैं कोविड के, तो एक और डोज आपको लेना है कुछ समय के बाद, ताकि अगर आपकी सिस्टम जो है, आपके बॉडी में जो ये एंटीबॉडीज़ हैं या फिर जो प्रोटेक्शन टीम है वो थोड़ी लो हो गई है, वीक हो गई, तो बूस्टर डोज जब मिल जाएगा तो आप फिर से कोविड और इस प्रकार के वायरसेस को फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे. अब कोविड वैक्सीनेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही नया विषय है ऑफ कोर्स, लेकिन वैक्सीनेशन इन जनरल की बात करें तो पिछले कुछ सदियों से वैक्सीनेशन जो है वो अलग अलग देशों ने इम्प्लीमेंट की हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में द एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया. और आज हम सेफली कह सकते हैं कि लगभग सभी देशों को, दुनिया के सभी देशों को वैक्सीन को हैंडल करने में, वैक्सीन को रोल आउट करने में किसी ना किसी प्रकार का एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो हर एक देश के पास, हर एक देश की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है या फिर हेल्थ सेक्टर के पास है. तो रोल आउट जो है दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज. ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास उसके ऊपर रखें, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर हम प्रोडक्शन और इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं. ये आर्टिकल जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये हमें समझाता है कि 2 प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं, राइट. ब्रॉडली आप वैक्सीन को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक है रेप्लिकेटिंग लाइव इन्फेक्शियस वैक्सीन्स और दूसरी है नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन इन्फेक्शियस वैक्सीन्स. नंबर 1 एंड नंबर 2. अब जो लाइव वायरस वैक्सीन है
ये मीज़ल्स, रूबेला, मम्प्स, चिकन पॉक्स, इस प्रकार के डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है लाइव वायरस वैक्सीन्स, राइट, रेप्लिकेटिंग लाइव इन्फेक्शियस वैक्सीन्स। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो ये फॉर एग्जांपल मीज़ल्स है, तो मीज़ल का जो वायरस है, तो उस वायरस का एक बहुत ही एटेन्यूएटेड वायरस, बहुत ही वीक वायरस जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और ये वैक्सीन जो है ये कोई ओवर्ट डिजीज़ पैदा नहीं करती है, जैसे मीज़ल्स होते हैं और जो चीज़ें होती है आपके साथ वैसा नहीं होता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है उसके अंदर जब भी ये एक बहुत ही वीक वायरस एंटर किया जाता है तो आपकी बॉडी की सिस्टम जो है उसको फाइट करने की एक मैकेनिज्म है, तो वो फाइट करती है और फिर ये मेमोरी के तौर पर ये स्टोर कर लेती है कि कैसे इस प्रकार के वायरस के साथ डील किया जा सकता है। और फिर ऐसे आपकी बॉडी जो है वो उस वायरस को लेकर आप प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, राइट। ये बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल बातें हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चीज़ें जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ दे आर ऑफ कोर्स वेरी टेक्निकल, लेकिन एग्जांपल्स जो हैं वो लेमैन्स लैंग्वेज के हैं। The final effective dose that stimulates the immune system may be billions or trillions of viruses, and the stimulus sustained for days to weeks as injected viruses contained to multiply within the body. Therefore, immune response to replicating live virus vaccines, both antibody and T cells immunity, are robust and long lasting. क्योंकि ये जो लाइव वायरसेस या फिर जो आप कहते हैं कि एक बहुत ही वीक एटेन्यूएटेड वायरस एंटर करता है हमारे बॉडी को, तो बेसिकली इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी रोबस्ट और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। नाउ नॉन रेप्लिकेटिंग इंजेक्टेड वैक्सीन्स जो अलग अलग, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, फिर इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंजा हैं, न्यूमोकोकाल, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमोकोकाल, तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ये वैक्सीन उसी प्रकार की वैक्सीन है जो हम कोविड के लिए देते हैं। इट इज़ कॉल्ड नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन इन्फेक्शियस vaccines. For them, the dose confronted by the immune system is what is injected. What is injected is a tiny amount of antigen. हमारे शरीर में एक टाइनी अमाउंट ऑफ एंटीजन दिया जाता है, इसको माइक्रोग्राम्स में दिया जाता है। इसके साथ कुछ स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और इस प्रकार की वैक्सीन जब हमारे बॉडी में एंटर करती हैं तो इसके हमें कुछ मल्टीपल डोजेस देने की आवश्यकता रहती है, ताकि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन की इम्पैक्ट जो है वो एक लंबे समय तक रहे। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डोज दिया जाता है, जैसे आई एम श्योर हम सब ने कोविड का फर्स्ट डोज लिया, फिर कुछ महीनों के बाद लगभग 84 डेज़ के बाद हमने सेकंड डोज लिया, और अब कुछ समय के बाद हमें आवश्यकता होगी बूस्टर डोज की, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड डोज हैं इसको प्राइमिंग डोजेस कहते हैं। ये आपको जब वायरस हर जगह पर फैल रहा है तो ऐसे समय में आपके सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए आपको फर्स्ट डोज दिया जाता है, उसके बाद सेकंड डोज दिया जाता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ 6 महीने, 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद ये देखने को मिलता है कि ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन फेड हो जाता है, ये प्रोटेक्शन जो है वो चला जाता है। तो उस प्रोटेक्शन को वापस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बूस्टर डोज या फिर बूस्टर डोजेस देने पड़ते हैं। ऑल करंट कोविड वैक्सीन फॉल इन द नॉन रेप्लिकेटिंग कैटेगरी। जो सेकंड कैटेगरी हमने देखी, सारी की सारी वैक्सीन्स जो हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। तो हमें प्राइमरी और बूस्टर ये दोनों डोजेस देने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि फॉर एवर इसकी एक व्हाट वी से इम्यूनिटी हमें मिलेगी, कि एक रिपोर्ट भी आया था कुछ समय पहले, और उसका कहना ये था कि जो कोविशील्ड है तो कोविशील्ड की इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बट ऐसा हम रिस्क नहीं ले सकते, अभी भी इसको लेकर कोई ठोस सबूत हमारे पास है नहीं। और ये वायरस जब से पैदा हुआ है, जब से हाईलाइट हुआ है, वुहान में, कहते हैं कि वुहान में इसकी शुरुआत हुई और दुनिया के सभी देशों तक ये पहुंच गया है, तो 20 महीने पहले ये वायरस जो है वो पहली बार डिटेक्ट किया गया था।
और तब से लेकर आज तक हमने देखा कि इसके कितने सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी हमें देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे देश जैसे कि इज़राइल, यूके जैसे देशों ने तो एक बहुत बड़ी जनता को वैक्सीनेट भी कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि रीसेंट न्यूज़ ये है कि इज़राइल में फिर से उन लोगों को जिनको दोनों डोजेस मिल चुके थे उनको भी कोविड जो है वो हो रहा है। उनको इतना सीवियर नहीं हो रहा है, लेकिन कोविड जो है उसका इन्फेक्शन कुछ लोगों को देखने को मिला है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि आपने फर्स्ट डोज दिया, सेकंड डोज दिया, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद अब उस वैक्सीन की असर जो है, उस वैक्सीन की जो एक प्रोटेक्शन है वो वीक हो चुकी है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गिव ए बूस्टर डोज। तो ये बात यहाँ पर चल रही है और हमारे देश में भी हमें ये चीज़ करने की आवश्यकता है। हमारे लिए एक टफ डिसीजन होगा, क्योंकि देखिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज नहीं मिला है, और ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, उनको तो हमें जल्द से जल्द थर्ड बूस्टर डोज या थर्ड डोज या फिर आप इसको कह सकते हैं बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि 5-6 महीनों के बाद इसी कैटेगरी के लोगों को आपको लास्ट और फोर्थ बूस्टर डोज देना पड़े। तो 2 प्राइमरी और 2 बूस्टर, इसकी तैयारी हमें करनी होगी। लेकिन इसका बैलेंस हमें रखना होगा, एक फाइन बैलेंस क्रिएट करना होगा कि जिनको सेकंड डोज नहीं मिला है एटलीस्ट उनको सेकंड डोज मिल जाए, और इसी के साथ साथ जो सबसे वल्नरेबल है उनको थर्ड और फोर्थ डोज मिल जाए। और उसके बाद फिर से हमें जिन लोगों को दोनों डोजेस मिल गए हैं उनको थर्ड डोज देने की भी जो एक तैयारी है वो हमें अभी से करनी होगी, और इसको लेकर हमें एक मेटिकुलस प्लानिंग करना होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर ये नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो फिर नए नए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक ये एंडेमिक यानी कि एक ऐसा वायरस जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। थोड़े बहुत केसेस आपको इसको देखने को मिलेंगे ही, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लंबे कुछ सालों के बाद जब सभी को 3-3, 4-4 डोजेस दिए गए हैं तो उसके बाद शायद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए या फिर एक एंडेमिक बन जाए। वी नेवर नो, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। लेकिन तब तक वी हैव टू कीप ऑन वैक्सीनेटिंग पीपल। तो ये था इसको लेकर, ये कोविड को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोटास सॉल्व लिटिल। कोटास को लेकर जो रिजर्वेशन है उसको लेकर सभी के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों के कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर कोई रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट आता है और हमारी जगह जो है वो उनको मिल जाती है, उनको कम मार्क्स मिलते हैं तो भी वो हमसे आगे चले जाते हैं। तो उनका कंसर्न भी जो है वो लेजिट है। दूसरे कुछ जो ओबीसी हैं, SC STs से बिलोंग करते हैं, तो उनका कहना ये है कि हमें वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं या फिर एक लंबे से वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है। हमेशा से हमें सिस्टम ने पीछे रखा है, तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि हम सभी के साथ जो है वो कॉम्पीट कर सकें। अब लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एडजर्न की गई, राइट। मॉनसून सेशन इज़ ऑफ, और जो 10 अगस्त यानी कि कल को उन्होंने ओबीसी बिल जिसको कहते हैं 127th अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया गया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जनरली आपको ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एकता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब भी कोई रिजर्वेशन की या फिर ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर RTI लगाई जाए, ऐसी बात जब आई थी तब सारी पार्टीज ने मिलकर कहा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो सारी पार्टीज जो हैं वो मिलकर एक आवाज़ में चीज़ों को सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी OBC की, SC ST की पॉपुलेशन जो है उनको नाराज़ करेंगे तो फिर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो आप पावर में नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ इसका पॉलिटिसाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जब स्टार्टिंग में ये सिस्टम को डाला गया तो ये एक एफर्मेटिव एक्शन के तौर पर देखा जाता था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए, जिनके साथ जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता था, जिन कम्युनिटीज़ को वो हक नहीं मिलता था, उनको पिछड़ा हुआ माना जाता था, गिना जाता था, उनके पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे। तो
ये जो एक सिस्टम, रिजर्वेशन की सिस्टम आई, तो इसका लक्ष्य ये था कि कुछ सालों तक इसको चलाएंगे, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होपफुली हम अचीव कर लेंगे, उसके बाद सभी सिटीजन्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, किसी को फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन फिर ये एफर्मेटिव एक्शन जो है ये एक प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम बन गई, पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट एक्सरसाइज हो गई। अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाली अलग अलग कास्ट जो हैं वो फिर डिमांड करने लगी कि भाई आपकी सरकार बने तो आप हमारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दीजिएगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिले। तो ये डिमांड जो है वो चलने लगी। अब ये जो 127th अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में ये एक जजमेंट दिया था कि ओबीसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का जो अधिकार है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राज्य सरकारों का नहीं है। तो ये 127th अमेंडमेंट से क्या किया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह माना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ राज्यों के पास भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई और पिक कर सकें। तो यही चीज़ की गई है। ये अमेंडमेंट जो है 127th, इससे अब राज्यों के पास भी पावर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको निगेट करने की यहाँ पर एक कोशिश की गई थी, और ये कोशिश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कामयाब भी रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये रिजर्वेशन सही है, गलत है? आई विल लीव इट ऑन यू गाइस टू थिंक, राइट। इसके आपके पर्सनल व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट आई वुड से कि हमारे देश में ये जो सरकारी नौकरी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, उसके पीछे रीज़न क्या है पता है आपको? उसके पीछे मेन कोर रीज़न क्या है? कोर रीज़न ये है कि हमारे देश में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं, टोटल जॉब्स, सारी जॉब्स, राइट, जितने भी जॉब्स आप सोच सकते हैं, सारी नौकरियां, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो या फिर रास्ते पर झाड़ू लगाने की जो जॉब है, स्ट्रीट क्लीनिंग की जॉब है, या फिर कोई भी जॉब, राइट, ये सारी जॉब्स जो हैं, इन जॉब्स में से सिर्फ 5 से 7% जितनी जॉब्स ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं दे आर फॉर्मल जॉब्स। बाकी की 93 से 95% जॉब्स जो हैं ये इनफॉर्मल जॉब्स हैं। अब इसका डिफरेंस क्या है? फॉर्मल जॉब यानी कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, आपका एक फिक्स पाथ होगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो इतने समय के बाद आपका ये प्रमोशन होगा, आपको ऑन द स्पॉट जॉब से निकाला नहीं जाएगा, आपको 1 महीने की नोटिस दी जाएगी, आपको हॉलीडे मिलेगी, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ 5 से 60% जॉब्स में हैं, और ये 5 से 60% में सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स है, ये सारी की सारी जॉब्स भी इसमें आ गई, और सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज़ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा में कोई काम कर रहा है या फिर कोई भी अदानी एक्सेट्रा जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो ये सारी कंपनीज़ की जॉब्स भी इसमें आ गई। तो हर किसी को फॉर्मल जॉब्स चाहिए, और क्यों नहीं? ये एक इच्छा रखना कि मैं एक फॉर्मल सेक्टर में काम करूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप डेवलप्ड देशों में देखेंगे तो वहां पर यह आंकड़ा रिवर्स होता है। 90% से भी ज्यादा जॉब्स जो हैं वो फॉर्मल होती हैं, इनफॉर्मल जॉब्स बहुत ही कम होती है। तो अगर लोगों को फॉर्मल जॉब्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल हैं, तो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स का चार्म जो है वो कम हो जाएगा। हर किसी को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं चाहिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग जाए फिर आराम से वो पूरा जीवन जो है, कई लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ड्राइव होती है, और हमारा देश तो एक बहुत ही यंग देश है, राइट। तो यंगस्टर्स के अंदर ड्राइव होती है, कुछ करना है उनको, कुछ अचीव करना है, उनकी पसंद है, किसी को मार्केटिंग पसंद है, किसी को सेल्स, किसी को प्रोडक्शन, किसी को ह्यूमन रिसोर्स पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, किसी को दुनिया ट्रैवल करनी है एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हर किसी को ये मान लेना कि पूरे देश को गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों को फॉर्मल जॉब्स चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उसमें भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि 2012 में 79 मिनिस्ट्रीज़ का टोटल अगर आप मिला ले तो 3 मिलियन लोग, यानी कि 30 लाख लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। 2020 तक पहुँचते पहुँचते यह आंकड़ा जो है ये 1.8 हो गया, यानी कि 18 लाख लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं।
प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई। तो जब तक हमारे देश में फॉर्मल जॉब्स जनरेट नहीं होगी तब तक ये गवर्नमेंट की जॉब्स और रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो चलती रहेगी, और तब तक हम कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए। प्रॉब्लम का जो मेन कोर है, रिजर्वेशन के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें, उसमें भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे देश में फॉर्मल जॉब्स नहीं है। तो आई होप आपको ये कोर जो है इसका बहुत ही, आप जब भी देखेंगे कि जाट आंदोलन, फिर पटेल आंदोलन हुआ, फिर जो भी मराठा का आंदोलन है, या फिर अलग अलग जो भी कम्युनिटीज़ अलग अलग राज्यों में हैं और जिन जिन ने अनामत के लिए या फिर रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया, तो आप उसके कोर में जब जाएंगे, उसके रूट में, मूल में जाएंगे, तब पता चलेगा इट इज़ ऑल बिकॉज लैक ऑफ फॉर्मल जॉब्स इन आवर कंट्री। और जब तक ये चीज़ें चलती, ये पॉपुलिज्म वाली चीज़ें चलती रहेगी, तब तक एक कॉमन सिटीजनशिप का आइडिया जो है वो कभी निखरेगा नहीं। कॉमन सिटीजनशिप यानी कि एवरीवन इज़ जेन्युइनली इक्वल, एवरीवन इज़ जेन्युइनली इक्वल, कोई अप नहीं, कोई डाउन नहीं, एवरीवन इज़ इक्वल, हम सब इंडियन हैं। तो ये चीज़ जो है वो तब तक खिल नहीं पाएगी हमारे देश में। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, एनिमल स्पिरिट्स आर बैक। दिस वन इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, और जो ग्रोथ के लिए कहते हैं कि 2 इंजन्स चाहिए। एक बड़े से एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आपको 2 इंजन्स चाहिए। तो एक है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब एक बड़ी सी कंपनी, बड़ी छोटी कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, नई ज़मीन खरीदती है, वहाँ पर एक बड़ा सा वर्कशॉप बनाती है या फिर अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जॉब्स मिलती है। तो ये हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार ने कोई रोड बनाया, कोई ब्रिज बनाया, कोई सिटी का डेवलपमेंट का काम किया, डैम बनाया, एक्सेट्रा। तो इसकी भी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, रिपल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोगों को इसका भी फ़ायदा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक लंबे समय से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब इस आर्टिकल का कहना यह है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बूमिंग अगेन, एंड लेड नॉट बाय ओल्ड मनी एंटरप्रेन्योर्स बट न्यू मनी, यानी कि नई नई स्टार्टअप्स, नई नई कंपनीज हमें देखने को मिल रही है। यू कैन सी कि पिछले 7 महीनों के अंदर हमारे देश में 20 यूनिकॉर्न्स जनरेट हुई है। यूनिकॉर्न्स यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। तो ऐसी 20 कंपनीज पिछले 7 महीनों में जनरेट हुई हैं, और कहते हैं कि ये साल जब ख़त्म हो गया 2021, उससे पहले और 20, तो टोटल 40 यूनिकॉर्न सिर्फ एक ही साल में हमारे देश में जनरेट हुई है। फिर बाहर से भी पैसे आते हैं और लोग भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों की वजह से नए नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जनरेट हो रही है। जोमेटो, स्विगी, जोमेटो ने अभी एक IPO आई थिंक निकाला है, कुछ 1 लाख करोड़ का है। फिर नई नई कंपनीज़ की बात करें तो भारत पे, क्रैड, अपग्राड, अर्बन कंपनी, जेटा, ये कितनी सारी नई नई स्टार्टअप्स जो हैं, और ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये $1 बिलियन कंपनीज़ हैं। क्रेडिट सूजी का रिपोर्ट ये कहता है, लास्ट ईयर का रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जो हैं वो हैं, और कुछ लिस्टेड कंपनीज़ है, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज़ है, और इनकी टोटल वैल्यू जो है ये $240 बिलियन से भी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और लोग जो हैं वो शेयर मार्केट, लोकल इंडियंस जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इन सारी कंपनीज़ को पैसे मिलते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स की वजह से, गवर्नमेंट ने भी कुछ रिफॉर्म्स जो पिछले कुछ सालों से किए हैं उसकी एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंसॉल्वेंसी कोड, आधार एनेबल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डिजिटाइजेशन, ये कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में एक बूम हमें देखने को मिला है। दूसरे जो गेम चेंजिंग फैक्टर हैं, एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर रहा वो था जियो की एंट्री। इंटरनेट जो है वो हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करने लगा, और डेटा यूसेज जो है वो जेन्युइनली डेमोक्रेटाइज्ड हो गया कि एक साधारण से साधारण आदमी के पास भी इंटरनेट का एक्सेस जो है वो आ चुका है। तो बहुत सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट होती हैं और जनरेट हुई भी है। दूसरी चीज़ कि अब
जो डिजिटल कंपनीज हैं वो सिर्फ डिजिटल रहना नहीं चाहती, वो एक मिक्स, जिसको कहते हैं आज के ज़माने में फिजिटल। फिजिटल यानी कि आप डिजिटल भी हैं और आप फिजिकल भी हैं। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म तो हैं ही, लेकिन आपके स्टोर्स भी हैं जहाँ पर लोग जो हैं अगर उनको वहाँ पर जाकर चीज़ों को ख़रीदना है तो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो फिर ऑनलाइन भी आप ही की कंपनी का सामान जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए हमने अमेज़ोन और रिलायंस को देखा कि वो दोनों, इस किशोर बियानी की जो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप को लेकर अभी हाल ही में केस भी हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ोन के पक्ष में जो जजमेंट दिया है, तो ये भी आई एम श्योर आपको पता होगा। इसके अलावा जो टैक्स कंप्लायंस और ब्लैक मनी को लेकर जो एक ऑब्सेशन था सरकार का, वो थोड़ा कम हुआ है, और अब बिजनेसेस को ये पता है कि उनके पैसे अगर लेजिट पैसे हैं, लेजिटिमेट पैसे हैं, तो सरकार उनके ऊपर टैक्स टेररिज्म और उनको इस प्रकार की परेशानी जो है वो सरकार से फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर जो हमारी छोटी छोटी कंपनीज थी, राइट, अब छोटी छोटी कंपनीज के एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगे हैं। वो अब हमेशा छोटी कंपनी रहना नहीं चाहती, वो भी अपनी आइटम्स को, अपनी अपनी फैक्ट्री को और अपना प्रोडक्शन जो है उसको एक्सपांड करना चाहती है। वो भी बड़ी कंपनी बनने का एक एक्सपिरेशन है, तो ये भी एक अच्छी बात है। धीरे धीरे छोटी कंपनीज मिडिल साइज़ में आ रही है, और मिडिल साइज़ जो है वो धीरे धीरे जायंट कंपनीज की तरफ आगे बढ़ रही है। अब हमें चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिफॉर्म्स करें, राज्य जो हैं वो कुछ बदलाव लेकर आए, कुछ रिफॉर्म्स करें, और जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को स्पीडीली केसेस को डिस्पोज करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाकी सारी चीज़ों में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और जब भी कोई इश्यू होता है तो कोर्ट में जब केस फंस जाता है तो बहुत साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे बिजनेस के एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो ये दोनों रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है, और इसको हम एक और नए लेवल तक ले जा सकते हैं। यह कुछ न्यूज़ आइटम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने CII की एनुअल मीटिंग को एड्रेस करते हुए ये कहा कि ये जो आत्मनिर्भर भारत, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक इंडस्ट्रीज़ इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ना देखे, और जब तक इंडस्ट्रीज़ इसमें स्टेप नहीं लेगी या फिर इंडस्ट्रीज़ इसकी भागडोल नहीं संभालेगी, तब तक आत्मनिर्भर भारत जो है वो हम उतना अचीव नहीं कर पाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के एबोलिशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि इससे सरकार और इंडस्ट्री के बीच में जो विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं दे आर एडजर्न्ड साइनेड आई। प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस डिड नॉट टेक प्लेस एज पर एक्सपेक्टेशन। ये हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा है कि जो आशा थी और जो ऐसा लग रहा था कि अच्छा डिस्कशन होगा, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो पार्लियामेंट का नहीं रहा है इस मॉनसून सेशन में। 52 करोड़ से भी ज़्यादा कोविड के डोसेस जो हैं वो हमारे देश में दिए गए हैं, और 97.4% रिकवरी रेट है। इंडिया एंड सिंगापुर रिव्यू एंटायर गेमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। द्विपक्षीय जो हमारे संबंध हैं तो उसके पूरे एंटायर रिलेशनशिप को का एक रिव्यू किया गया। NHRC ने 6th एनुअल कॉम्पिटिशन के लिए एंट्रीज जो हैं वो ओपन किए। इट्स अबाउट शॉर्ट फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी टेक्स स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड सिचुएशन इन वाराणसी। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर टू कन्फर नेशनल यूथ अवार्ड्स 2017-18 एंड 2018-19 टुडे, आज वो करने वाले हैं, राइट। इट्स गोइंग टू टेक प्लेस टुडे। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एंड आज का नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्रश्न को आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।